मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवन रोड शाहपुरा की ऑनलाइन क्लासों में मोस्ट वेलकम। प्यारे बच्चों, टॉपिक चल रहा था लेसन 3। टॉपिक का नाम था जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। शुरू में इसी पाठ में अपन ने बात की थी कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या के जो मूलभूत जो 3 पक्ष हैं, एक का नाम जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। साथ में पढ़ने ये भी पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि हमेशा प्रतिशत में मापी जाती है। जनसंख्या वृद्धि चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, सदैव उसको अपन वृद्धि शब्द काम में लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार की होती है, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक। इसके अलावा अपन ने अध्ययन किया कि इस संपूर्ण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी गोलार्ध में कम जनसंख्या निवास करती है। और मैंने कहा था उत्तरी गोलार्ध को इसीलिए स्थल की अधिकता होने के कारण इसको स्थलीय गोलार्ध कहा था और इसको जल की अधिकता होने के कारण इसको अपन ने कहा था जलीय गोलार्ध। यहां तक क्लियर हुआ। इसके अलावा जनसंख्या वितरण और घनत्व एवं वृद्धि आपके समझ में आ गई। वृद्धि क्या चीज थी? जनसंख्या वृद्धि। इन्हीं 2 क्षेत्रों में जनसंख्या में भविष्य में होने वाला परिवर्तन। अब परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है। कुल मिलाकर के वितरण और घनत्व इनको भी एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अवधारणाएं अलग अलग हैं। वितरण मैंने आपको बताया था, धरातल का वितरण असमान है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे महासागर है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों, जब धरातल का वितरण असमान है तो जनसंख्या का वितरण भी असमान होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने एक बात हुई थी कि जो उपजाऊ मैदान होते हैं, आपने पढ़ा था खादर और बांगर, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, खादर और बांगर। खादर यानी जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। ठीक है। और जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बांगर। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। हालांकि दोनों मृदाएं जरूर मृदा है। मैं एक नहीं आपको 3-4 उदाहरण मैंने दिए थे। एग्जांपल फॉर दिस, मेसोपोटामिया की सभ्यता नाम सुना है क्या? मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों का इतना जबरदस्त संगम था और इतना उपजाऊ मैदान था। इसके अलावा अफ्रीका में नील नदी का वरदान मिस्र, यदि नील नदी का मैदान नहीं बनता तो शायद नील नदी नहीं होती तो शायद आपके मिस्र का निर्माण नहीं होता, मिस्र देश नहीं बनता। मिस्र की राजधानी क्या है मालूम है क्या? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है मेरा कि जनसंख्या के नियंत्रण करने वाले भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इसके अलावा मैं उसकी लोकेशन, अवस्थिति, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यदि हम जनसंख्या के वितरण की बात करें तो संपूर्ण महाद्वीपों में संपूर्ण पृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में रखा गया है। उनमें से कौन कौन से वर्ग है? उनमें पहला वर्ग का नाम आता है एशियाई जन समूह। क्या नाम आता है? एशियाई जन समूह। दूसरा नाम आता है तुम्हारे अफ्रीका यूरोपीय जन समूह। तीसरा नाम आपके आता है अमेरिकी जन समूह और चौथा आपके नाम आता है प्यारे बच्चों अफ्रीकी जन समूह। कुल मिलाकर के संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, जनसंख्या के वितरण को समझने के लिए 4 भागों में जन समूह को बांट दिया गया है। अब आपको होगा कि सर्वमाधी को 7 होते हैं,
समूह है। अब उसमें जनसमूह का मतलब ये हो गया, उसमें जाति, जनजाति, etc यानी कि सभी उसके अंदर काउंटिंग होती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जनसंख्या महासमूह। क्या नाम है? जनसंख्या महासमूह। कुल जनसंख्या का 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, कितने डिग्री अक्षांश तक? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब आप देख लो, कुल जनसंख्या का 80% भाग, संपूर्ण पृथ्वी की बात बता रहा हूं, इस संपूर्ण पृथ्वी का 80% जनसंख्या ओनली फॉर ओनली 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी किधर आएगा? उत्तरी किसको रहेगा? इधर आएगा उत्तरी, यानी कि भूमध्य रेखा से 0 डिग्री का, भूमध्य रेखा का मान कितना होता है? भूमध्य रेखा का मान होता है 0 डिग्री। कितना डिग्री मान होता है? 0 डिग्री मान होता है भूमध्य रेखा का। तो भूमध्य रेखा से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश तक विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 80% जनसंख्या निवास करती है। प्यारे बच्चों पहला चैप्टर अपने पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कुल जनसंख्या का इस संपूर्ण पृथ्वी में जितनी भी जनसंख्या है, इस पृथ्वी पर जितनी भी जनसंख्या है उसका 80% भाग कितने डिग्री अक्षांशों तक निवास करता है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक निवास करता है। थोड़ा आगे चलेंगे, ये चीज क्लियर हो गई कि वास्तव में उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जनसंख्या पानी में नहीं रहती है। जनसंख्या कहां निवास करेंगी? इस कलाकृति में निवास करेंगी। अब आपको हो गए सर आप कैसे बता रहे हो जनसंख्या को द्वीपों के अंदर, द्वीपों के ऊपर निवास करती है? अरे वो चीज अलग है। द्वीप हो गया जो जल से चारों ओर से घिरी हुई आकृति हो, द्वीप कहलाती है। और जो जल से 3 ओर से घिरी हुई आकृति है वो कहलाती है प्रायद्वीप। क्या कहलाती है? प्रायद्वीप। देखते हैं कुल जनसंख्या का 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक निवास करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अपन ने पिछली वीडियो क्लास में जो आंकड़ा पढ़ा था, आंकड़ा क्या पढ़ा था? 713 करोड़ का 80% लोग कहां निवास करते हैं? और मात्र उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री से कितने डिग्री तक? 0 डिग्री से 20 डिग्री तक है। आपको शुरू के पाठ में पढ़ाया हुआ है कटिबंध। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री से 66.5 उपोष्ण या समोष्ण कटिबंध और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। तो प्यारे बच्चों कहने का मेरा मतलब यह है कि विस्तृत रूप से बसे हुए जनसंख्या क्षेत्रों को जनसमूह की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? जनसमूह की संज्ञा दी जाती है। विस्तृत रूप से, विस्तृत यानी बहुत बड़ा जहां फैलाव हो, बहुत बड़े भूभाग हो और उस भूभाग में, भूभाग खाली नहीं रहना चाहिए, भूभाग में जनसंख्या निवास करनी चाहिए। तो आपको पहले बात तो डेफिनेशन याद होना चाहिए कि विस्तृत रूप से बसे हुए जनसंख्या क्षेत्रों को जनसमूह की संज्ञा दी जाती है। इट इज क्लियर? यस। अब बात हो रही है कि कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग और कितने डिग्री अक्षांश तक निवास करता है? 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक निवास करता है। यहां पर बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है कि संपूर्ण जनसंख्या का, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 80 कितना प्रतिशत भाग कितने डिग्री अक्षांश तक निवास करता है? तो वो आएगा प्यारे बच्चों 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। आगे चलते हैं। पृथ्वी का 50% भाग प्रतिकूल होने के कारण निर्जन है। निर्जन यानी बिल्कुल बंजर पड़ा है। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब क्या हो गया? मालूम है क्या? प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब ये हो गया जहां पर अनुकूल धरातल नहीं है, अनुकूल जलवायु नहीं है,
एशियानो। आगे चलते हैं, देखते हैं जनसंख्या समूह को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटे? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। देखो, किसी भी चीज का जब कोई क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो उस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए उसको वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और डिवाइड करने से उस बड़ी चीज का, उस विस्तृत चीज का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। देखते हैं, ध्यान रखिए, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। दोबारा बता रहा हूं, कुल जनसंख्या का 80% भाग तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक 80% जनसंख्या निवास करती है संपूर्ण पृथ्वी की। संपूर्ण पृथ्वी की 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में 80% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी का 50% भाग आज भी खाली पड़ा हुआ है। और खाली पड़े रहने का कारण क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियां। कारण क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियां, जहां पर कुछ भी अनुकूल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं जनसंख्या महासमूह। जनसंख्या महासमूह को प्यारे बच्चों 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एशियाई जनसमूह है, नंबर 2 यूरोपीय जनसमूह है, नंबर 3 अमेरिकी जनसमूह है और नंबर 4 अफ्रीकी जनसमूह है। इन चारों जनसमूह के नाम आपको याद होने ही चाहिए। कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? एशियाई जनसमूह है, यूरोपीय जनसमूह है, अमेरिकी जनसमूह है और लास्ट एंड फाइनल कौन सा है? अफ्रीकी जनसमूह है। इन चारों जनसमूह के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन कौन से होंगे? एशियाई जनसमूह है और यूरोपीय जनसमूह है, अमेरिकी जनसमूह है और फिर चौथा हो गया अफ्रीकी जनसमूह है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं एशियाई जनसमूह है। एशियाई जनसमूह की यदि मैं बात करूं तो 10 डिग्री से, सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप की चर्चा कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ध्यान रहे, एशिया महाद्वीप संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप बड़ा होने के कारण यह महाद्वीप क्षेत्रफल में भी बड़ा है और जनसंख्या में भी बड़ा है। मैं बताना चाहूंगा, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या एशिया जनसमूह में निवास करती है, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो प्यारे बच्चों, चाहे क्षेत्रफल हो और चाहे जनसंख्या हो, दोनों के अंदर नंबर 1 आता है एशिया जनसमूह, एशिया महाद्वीप। बात करते हैं एशिया महाद्वीप के आगे एशिया जनसमूह क्यों लगा दिया गया? एशिया जनसमूह इसलिए लगा दिया गया बच्चों, विस्तृत रूप से बसे हुए क्षेत्र। किसके क्षेत्र? एशिया महाद्वीप के क्षेत्र विस्तृत रूप से बसे हुए जनसंख्या क्षेत्र किस महाद्वीप के? एशिया महाद्वीप के। इसलिए नाम क्या रख दिया गया? एशियाई जनसमूह। क्या रख दिया गया? एशियाई जनसमूह। देखते हैं एशिया महाद्वीप में कितनी डिग्री अक्षांश तक, कितने डिग्री, कहां से कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांश तक जनसंख्या पाई जाती है। देखते हैं एशिया जनसमूह में 10 डिग्री से 40 डिग्री, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक? 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य में, अक्षांश के मध्य में एशियाई जनसमूह निवास करता है। अब आगे देखते हैं, जापान को छोड़कर सभी देश कृषि अर्थव्यवस्था पर टिके हुए हैं। एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं उनका आधार
इसलिए लिखा गया क्योंकि जापान की जो अर्थव्यवस्था है, जापान की जो अर्थव्यवस्था है उसका अधिकांश भाग मत्स्य पालन से प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि किसी भी देश की अधिकांश जनसंख्या जिस कार्य में लगी होती है उस देश की अर्थव्यवस्था उसी कार्य के ऊपर टिकी हुई होती है या आधारित होती है। तो मैं कहना चाहूंगा जापान देश के अंदर, जापान की राजधानी है टोक्यो, राजधानी क्या है जापान की? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है, ध्यान रखना। इस समय जापान टेक्नोलॉजी के अंदर पूरे विश्व में नंबर 1 पे चल रहा है। जापान की टेक्नोलॉजी किसी के पास भी नहीं है। एग्जाम दे सकता हूं मैं एग्जांपल आपको, और वो एग्जांपल है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन केवल और केवल अमेरिका जो विश्व की महाशक्ति है उसके पास भी नहीं है। बुलेट ट्रेन किसके पास है? जापान के पास। मैं कहना चाहूंगा जापान एशिया महाद्वीप का देश है और साथ में भारत का मित्र राष्ट्र है, भारत का मित्र राष्ट्र है। अब आगे चलते हैं। जापान के अंदर क्या होता है? जापान में हर घर के अंदर एक प्रकार के, जैसे अपन कई जगह देखते हैं स्विमिंग पूल की तरह वो लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालन करने के लिए पोंड बना रखे, तालाब बना रखे हैं। हर घर में तालाब बना रखे हैं और उनमें मछलियां पालते हैं और मछलियों को विक्रय करते हैं, बेचते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान रहे, जापान में कृषि कम करते हैं बजाय मत्स्य पालन ज्यादा करते हैं। और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों में, एशिया जल समूह के अन्य देशों में कृषि है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, म्यांमार हो, कुल मिलाकर के इन सभी देशों में क्या की जाती है? कृषि की जाती है। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2% है। यहां से भी बोर्ड में प्रश्न पूछ सकता है, एग्जामिनर यहां से बोर्ड में प्रश्न पूछ सकता है कि एशियाई जनसमूह की कितनी प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर है? 2%। कितनी है? 2%। तो प्यारे बच्चों ये विश्व का सबसे बड़ा एशियाई जनसमूह है। विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह की बात करूं तो वो कौन सा है? एशियाई जनसमूह है। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं यूरोपीय जनसमूह है। यूरोपीय जनसमूह है, यूरोप एक महाद्वीप है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि यूरोपीय जनसमूह यानी इस जनसमूह में यूरोप के देश आएंगे। कौन से देश आएंगे? यूरोप के देश आएंगे। एशियाई जनसमूह में एशिया महाद्वीप के देश आएंगे। यूरोपीय जनसमूह में कौन से देश आ जाएंगे? यूरोप महाद्वीप के देश आ जाएंगे। देखते हैं संपूर्ण यूरोप में रूस के सहित, देखो एक तो है एशियाई रूस और एक है यूरोपीय रूस। मैं कहना चाहूंगा कि यूरोप और एशिया को एक पर्वतमाला अलग करती है। उस पर्वतमाला का नाम है यूराल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है बच्चों? यूराल पर्वतमाला। दिखा सकता हूं आपको मैं, एक मिनट, ये देखो यूरोप और एशिया को जो पर्वतमाला अलग करती है उस पर्वतमाला का नाम है यूराल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला बच्चों? यूराल पर्वतमाला, जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। लगभग वो पर्वतमाला यहां से गुजरेगी यूरोप से और रूस के बीच में। इसके अलावा यहां पर बालखस झील भी है। कौन सी झील है? बालखस झील। ये एशिया में पड़ती है, कजाकिस्तान के पास में। कहां पड़ती है? कजाकिस्तान के पास में पड़ती है बालखस झील। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों इसके अंदर 74% जनसंख्या निवास करती है अकेले यूरोप जनसमूह में। और सर्वाधिक जनसंख्या की यदि मैं बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन है? रूस है। और रूस के बाद में कौन है? फिर जर्मनी। मैं कहना चाहूंगा एशिया के अंदर तो कौन है? चीन। और चीन के बाद में कौन है? भारत। चीन और भारत। लेकिन यूरोपीय जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या के बाद में देश कौन सा? पहला देश
60 डिग्री, 40 डिग्री से 60 डिग्री। आगे चलते हैं बच्चों, एक नदी बहती है जर्मनी के अंदर और उस नदी का नाम है रूहर नदी। कौन सी नदी है बच्चों? रूहर नदी। रूहर नदी का दूसरा नाम है कोयला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला नदी। मैं कहना चाहूंगा रूहर जर्मनी का कोयला क्षेत्र है और कोयला पेटी के सहारे सहारे यहाँ पर जनसंख्या का विकास हुआ है। और मैं कह दूं कि जब से औद्योगिक क्रांति हुई, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, आपको मालूम होगा सबसे पहले एक भाप का इंजन बनाया गया था और भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट। किसने किया था? जेम्स वाट। जब यूरोप महाद्वीप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई उस समय यहाँ पर एक रिजल्ट निकल करके आया और वो रिजल्ट क्या निकल करके आया कि यूरोपीय जनसमूह में आधुनिक नगरों का उदय हुआ। आधुनिक नगर यहाँ पर खूब मात्रा में आधुनिक नगरों का निर्माण हुआ। इट इज क्लियर? थोड़ा आगे देखते हैं। अमेरिकी जन समूह है, मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के, मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में, मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में। अब देख लो, मैं बता दूं आपको, यह आ गया तुम्हारा एशिया और यह आ गया तुम्हारा यूरोप और यह आ गया तुम्हारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अभी कह रहा है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में यूएसए के, ये जो पेन चल रहा है ना, ये पेन डॉट लगा रहा हूं, ये है तुम्हारा यूएसए। क्या है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा भाग? वाशिंगटन डीसी है कि नहीं है? न्यूयॉर्क, यानी कि उत्तरी पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से जनसंख्या का सांद्रण मिलता है। पहले बच्चों मैं कहना चाहूंगा संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी, मिशिगन, ग्रेट साल्ट झील, सुपीरियर झील, आपने पढ़ा होगा जीके में कई बार आता है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की जो झील है वो कहां पर है? यूएसए में है। और कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। तो याद करेगा पहले बच्चों, यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग। आपको दिमाग में ये बिठा लेना, एक खाड़ी भी आती है और उस खाड़ी का नाम है हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी बच्चों? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी वाला उत्तरी और जो पूर्वी वाला भाग है, यहाँ पर कुल मिलाकर के सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। आगे की बात चर्चा करते हैं। विश्व का नवीन और विकसित क्षेत्र कौन सा है? अमेरिकी जन समूह है। विश्व का नवीन और विकसित क्षेत्र माना जाता है अमेरिकी जन समूह है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या कहां तक निवास करती है। अमेरिकी जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको, यहाँ पर यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच में रोजाना लोग आवागमन करते हैं। क्या करते हैं? आवागमन करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कनाडा अलग देश है, यूएसए अलग देश है, लेकिन दोनों देशों में इतनी निकटता है कि दोनों देशों के लोग रोजाना आवागमन करते हैं, चाहे वो मेट्रो रेल हो और चाहे वो सुपरफास्ट ट्रेन हो। कुल मिलाकर के रोजाना यहाँ पर आवागमन होता है। देखते हैं अमेरिकी जनसमूह का, अमेरिकी जनसमूह का 90% भाग यूरोपीय प्रवासियों का है। ध्यान रखना, अमेरिका में इतने लोगों ने जन्म नहीं लिया। ये लोग कहां से आ गए? ये लोग आ गए प्रवास से। और प्रवास कहां से किया? यूरोप से किया। देखना मैं बता दूं आपको, ये उत्तरी अमेरिका आ गई और ये आ गया यूरोप। यूरोप से ये लोग रोजगार की तलाश में कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए उत्तरी अमेरिका में। कहां पहुंच गए? उत्तरी अमेरिका में। चाहे वो रोजगार की तलाश हो या सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो या संस्कृति का मिश्रण हो, XYZ कोई भी कारण हो, लेकिन 90
गए, अमेरिका में बस गए और ये लोग प्रेजेंट में यहीं की नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली, यहीं की नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली। आगे चलते हैं। लगभग 75% लोग नगरों में रहते हैं। यहाँ की विशेषता देखो, भारत में तो उल्टा है। भारत में क्या है, 75% लोग गांवों में रहते हैं और 25% लोग शहरों में रहते हैं। लेकिन विकासशील देशों में तो लगभग यही है, लेकिन विकसित राष्ट्रों में क्या है, 75% लोग कहाँ रहते हैं, नगरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, नगरों में। हालांकि भारत में भी अब धीरे धीरे ग्राफ बढ़ने लगा है। कहाँ का, नगरों में। नए नए नगर बन रहे हैं और बन चुके हैं और वहां पर अपूर्व जनसंख्या देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। अफ्रीकी जनसमूह, मैं तो ये कह सकता हूं कि ये सबसे बड़ा बैकवर्ड, ये सबसे बड़ा बैकवर्ड अफ्रीकी जनसमूह है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ जनसमूह है। 2001 में 81.8 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या थी। बच्चों कितनी परसेंट जनसंख्या थी, 81.8 करोड़ जनसंख्या थी। अब एक विशेषता और देखो, अफ्रीका जनसमूह की एक विशेषता और देखो, और वो विशेषता क्या है, अफ्रीका के 30% भाग पर ही बसावट है। बसावट जानते हो ना, बसावट जहां पर मानव बस्तियां अधिवास बना करके रहती हैं, अधिवास बना करके रहती हैं। बस्तियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, सन्नत बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां। वे बस्तियां जिनमें मकान पास पास में बने होते हैं सन्नत बस्तियां कहलाती हैं। वे बस्तियां जिनमें मकान दूर दूर बने होते हैं प्रकीर्ण बस्तियां कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो गया तुम्हारा ये। आगे चलते हैं। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, नील नदी, ध्यान लेना। लेकिन अथवा के क्षेत्र के अनुसार कौन सी नदी है, अमेजन। लेकिन कुल मिलाकर के आपको याद फिलहाल क्या करना है, नील नदी। नील नदी यदि नहीं होती तो मिस्र देश का निर्माण नहीं होता, मिस्र देश का उदय नहीं होता। और मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। राजधानी क्या है, काहिरा। इसके बाद में जाम्बिया और नाइजर। प्यारे बच्चों, नाइजर एक यहाँ पर नदी बहती है, उस नदी का नाम भी नाइजर नदी है। और नाइजर नदी का दूसरा नाम क्या है, तेल नदी। क्या बोलते हैं, तेल नदी बोलते हैं नाइजर नदी को। कारण क्योंकि यहाँ पर खनिज तेल भी बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। अब चलते हैं गिनी तट। आपको मालूम है 11th में मैंने पढ़ाया था, गिनी तट पर एक ठंडो पवन आती, गर्म पवन। तो गिनी तट पर जो रहती है ना, आर्द्रता रहती है, उसको वो सोख लेती है। और उसको मतलब नाम क्या बताया था मैंने, हरमटन। क्या बताया था, हरमटन। याद कर लेना, हरमटन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। तो गिनी तट पर जो आर्द्रता रहती है और अधिकांश मच्छर पैदा होते हैं, इनसे जब हरमटन चलती है तो इनकी आर्द्रता को सोख लेती है और गिनी तट पर मच्छर माखी वगैरह कम होते हैं। साथ में यहाँ रहने वाले लोगों को भी निजात मिलती है। आगे चलते हैं। अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पर भी जनसंख्या देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पे, अब उसमें कौन कौन आया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। आपको मालूम है एक शहर है किम्बरले। कौन सा शहर है, किम्बरले। दक्षिण अफ्रीका का महत्वपूर्ण शहर है किम्बरले, ध्यान रखना। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, लेसोथा। राजधानी क्या है, लेसोथा। जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे। कुल मिलाकर के दक्षिणी पूर्वी वाला जो हिस्सा है ये, और प्राचीन काल में एक हिस्सा टूट करके अलग हो गया था, पड़ा हुआ है, और उसका नाम था मेडागास्कर, जो अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है। प्रेजेंट में कहां पर है, हिंद महासागर में। कहां पर है, हिंद महासागर में। ये आ गया मेडागास्कर। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, ग्रीनलैंड। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। ध्यान रहे बच्चों, प्यारे बच्चों, याद कर लेना, मेडागास्कर एक देश है। और कौन से महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसलिए आगे चलते हैं।
बार दोबारा आप नजर मारिए। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन कंठस्थ याद होनी चाहिए। देखते हैं, एशिया जनसमूह नहीं, जनसंख्या महासमूह किसे कहते हैं? विस्तृत रूप से बसे हुए जनसंख्या क्षेत्रों को, विस्तृत रूप से बसे हुए जनसंख्या क्षेत्रों को जनसमूह की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है बच्चों? जनसंख्या समूह की संज्ञा दी जाती है। एक बड़े क्षेत्रफल के अंदर, एक बड़ी एरिया के अंदर जब अधिकांश जनसंख्या निवास करती है तो उसको इसकी संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं, कुल जनसंख्या का 80% भाग, कुल जनसंख्या का 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ही निवास करता है। ये टॉपिक आपको याद करने वाला टॉपिक है। हालांकि आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन मैंने इसको इजी बना दिया। फिर भी आपको कठिन लगे तो और मैं दोबारा इसको और एक बार दोबारा बता देता हूं। आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, सहज भाव से पढ़ो, और जो सहज भाव से पढ़ते हैं उनके वो चीज याद भी होती है। दिमाग में बटन लेके नहीं पढ़ना। टॉपिक थोड़ा सा टफ मानता हूं, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि जीवन में असंभव कोई है ही नहीं। जीवन में सब कुछ संभव है। आदमी का लक्ष्य होना चाहिए, उसको सफलता अवश्य मिलती है। तो अपने को ये टॉपिक याद होना चाहिए। कुल जनसंख्या का संपूर्ण पृथ्वी में 7 महाद्वीपों का 80% जनसंख्या कहां निवास करती है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक निवास करती है। पहले बच्चों, ये आंकड़े जो है ना, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें 20 का 21 भी नहीं चलेगा और यहाँ 80 का 81 भी नहीं चलेगा। जो आंकड़े जो फिक्स दिए ना, ये आंकड़े अपने को एग्जाम में लिख करके आने हैं। ये नहीं आपने लगभग अनुमान चलेगा, अनुमान यहाँ नहीं चलेगा। डिग्री फिक्स कर दी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। इट इज क्लियर? यस या नो? आगे चलते हैं। पृथ्वी का 50% भाग प्रतिकूल होने के कारण बिल्कुल निर्जन है। निर्जन यानी खाली पड़ा है। खाली क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक कारक अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल थे। भौगोलिक कारक में कौन कौन से आ गए? धरातल की बनावट आ गई, जलापूर्ति आ गई, मिट्टियां आ गई। कुल मिलाकर के भौगोलिक कारक जब जलवायु हो गई, भौगोलिक कारक जब अनुकूल नहीं होंगे तो वहां जनसंख्या निवास नहीं करेंगी। प्यारे बच्चों, इसका मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं, और वो उदाहरण आपको मालूम है। चीन के अंदर एक नदी बहती है, यांगटीसी क्यांग। क्या नाम है? यांगटीसी क्यांग। बड़ी फेमस नदी है और बहुत जनसंख्या आज भी उस नदी के तटों में, मैदानी भाग में निवास करता है। अधिकांश जनसंख्या चीन की वही निवास कर रही है। नाम है यांगटीसी क्यांग। नाम क्या है? यांगटीसी क्यांग घाटी। इसी प्रकार से आ जाओ भारत में। भारत में आपको मालूम है क्या? गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान का दूसरा नाम क्या नाम है? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। किसी इसमें वैसे 3 नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है, और वो आपको मालूम है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना। लेकिन मुख्य रूप से गंगा का विशेष योगदान है। उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। उच्च गंगा का मैदान तो किसको कह दिया? उच्च गंगा का मैदान उसको कह दिया जो नेपाल हिमालय से लगता हुआ भाग है, जहां से गंगा नीचे उतर रही है। ध्यान रखना, गंगा कहां से निकली? गंगा निकली गंगोत्री से। यमुना कहां से निकली? यमुनोत्री हिमनद से। आपके इनको उद्गम बिंदु भी आपको याद होने चाहिए। विशेष सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र का प्रवेश करती है भारत में, मालूम है क्या? ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के धुबरी नगर में। धुबरी गांव है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। सादिया कस्बा है, वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अब आगे चलते हैं बेटे। एशियाई जनसमूह को पढ़ने से पहले मैं आपको दिमाग में क्लियर पिक्चर कर दूं। विश्व क्षेत्र में फैले हुए जनसंख्या के क्षेत्र को जनसमूह की संज्ञा दी जाती है, और इनको कुल 4 भागों
एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे वो क्षेत्रफल में हो और चाहे वो जनसंख्या में हो। देखते हैं 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य में एशियाई जनसमूह में सबसे ज्यादा निवास करती है। लेकिन बच्चों ये भी ध्यान रखना 10 डिग्री 40 डिग्री का आ गया एस लगा दो 100 तो लगा दो, नहीं मैंने कहा उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तरी अक्षांश आएगा, क्या आएगा उत्तरी अक्षांश आएगा। जापान को छोड़ करके सभी देश कृषि अर्थव्यवस्था पर टिके हुए हैं। एशिया महाद्वीप में जापान को छोड़ करके सभी देश कृषि अर्थव्यवस्था में टिके हुए हैं। जापान में मत्स्य पालन फेमस है। जापान में मुख्य रूप से क्या अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है, मत्स्य पालन के ऊपर टिकी हुई है। और पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर तक कोरिया तक, पाकिस्तान से लेकर के कोरिया तक एशियाई जनसमूह फैला हुआ है। इसमें चीन, भारत, वियतनाम, नेपाल और म्यांमार, चीन, भारत, वियतनाम, नेपाल और म्यांमार, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जनसंख्या वृद्धि दर पूछ सकता है बोर्ड में। जनसंख्या वृद्धि एशियाई जनसमूह की प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि होती है, 2%। याद करनी है एशियाई जनसमूह में प्रतिवर्ष कितनी की वृद्धि होती है, 2% की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है, 2% की वृद्धि होती है। आगे चलते हैं यूरोपीय जनसमूह। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74% जनसंख्या निवास करती है। इसमें यूरोपीय जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस के बाद कौन आता है, जर्मनी आती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस के बाद कौन आता है, जर्मनी आती है। 40 डिग्री से 60 डिग्री, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य में यूरोपीय जनसमूह पाया जाता है। कोयला पेटी के सहारे, यहाँ पर एक नदी है और उस नदी का नाम है, मैं बता दूं आपको, यहाँ कोयला क्षेत्र है, फेमस है। और कोयला क्षेत्र का नाम क्या है, रूहर। क्या नाम है, रूहर यहाँ का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपके आगे चलते हैं। यहाँ की फेमस नदी है राइन नदी। कौन सी नदी है बच्चों, राइन नदी। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूरोप महाद्वीप में औद्योगिकीकरण के पीछे राइन नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन सी नदी का महत्वपूर्ण योगदान है, राइन नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चलते हैं अमेरिकी जनसमूह। इसका मुख्य विस्तार है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में, यानी उत्तरी अमेरिका इसका उत्तरी और पूर्वी भाग, ठीक है। इसकी विशेषता और है यह विश्व का नवीन व विकसित क्षेत्र है। यह विश्व का नवीन और विकसित क्षेत्र है। और अमेरिकी जनसमूह 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य अमेरिकी जनसमूह पाया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं एक बात कह दूं, आपको लगभग इनके अंदर अधिकांश उत्तरी अक्षांश से मिलेगा, दक्षिण अक्षांश नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अमेरिकी जनसमूह का 90% भाग यूरोप से आया है। कहां से आया, यूरोप से। यूरोप से आने का मतलब क्या हो गया कि यूरोप के लोग वहां पर प्रवासी बनकर के आए और फिर वहीं की उन्होंने क्या ले ली, नागरिकता ग्रहण कर ली। लगभग 75% लोग नगरों में रहते हैं। इस अमेरिकी जनसमूह की विशेषता है कि लगभग 75% लोग नगरों में निवास करते हैं। अब बात हो रही है अफ्रीकी जनसमूह की। 2001 में 81.8 करोड़ अफ्रीकी में जनसंख्या थी। अफ्रीका जनसमूह की जनसंख्या थी 81.8 करोड़। अफ्रीका के 30% भाग पर बसावट है। अफ्रीका के जो कुल भूमि है, कुल क्षेत्रफल है, इसके 30% भाग पर ही केवल जनसंख्या निवास करती है। तीसरा बिंदु है नील
स्टेट है कौन, उत्तर प्रदेश। और वैसे क्षेत्रफल में कौन है, राजस्थान है, ध्यान रखना। नील नदी की लंबाई प्यारे बच्चों 6690 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई कितनी है, 6690 किलोमीटर। इसके अलावा जाम्बिया व नाइजर, गिनी तट, दक्षिणी पूर्वी तट, जाम्बिया व नाइजर, गिनी तट, दक्षिणी पूर्वी तट, यहां पर भी अफ्रीकी जनसमूह का सांद्रण देखने को मिलता है। तो प्यारे कुल मिलाकर के बच्चों यह हो गया जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण का अध्ययन करने के लिए इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया। एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। कुल जनसंख्या का 80% भाग का 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। पूरे संपूर्ण पृथ्वी की 80% जनसंख्या कितने डिग्री अक्षांश तक मिलती है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मिलती है। और पृथ्वी का 50% भाग प्रतिकूल होने के कारण निर्जल है। बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं तुम्हारे को मैं। एक उदाहरण देख लो आप, सहारा का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा का मरुस्थल, ध्यान रखना। कुल मिलाकर के मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उष्ण मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। कुल मिलाकर के इनको 4 भागों में बांटा गया है। और प्यारे बच्चों विस्तृत रूप से बसे हुए जनसंख्या के क्षेत्र को जनसमूह की संख्या दी जाती है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जनसमूह इनको महासमूह की संख्या क्यों दी। इनको महासमूह की संख्या इसलिए दी क्योंकि इनको महासमूह की संख्या इसलिए दी गई, कारण ये हुआ क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर अनेक देश आते हैं, इनमें राष्ट्र भी शामिल है, यानी कि महाद्वीप। ये तो नाम हो गया महाद्वीपों के। अब इन महाद्वीपों में कौन कौन से राष्ट्र आ रहे हैं, इसलिए इसको बड़ा एक ग्रुप बना दिया गया, जनसंख्या महासमूह। परिभाषा आपको याद करनी है। विस्तृत रूप से बसे हुए जनसंख्या वाले क्षेत्र को जनसंख्या महासमूह की संख्या दी जाती है। तो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। कुल मिलाकर के सिलेबस जो यहाँ से वीडियो क्लास डाली जा रही है उसका रेगुलर अध्ययन कीजिए, बाहर मत चढ़ाइए, क्योंकि जब इंसान बाहर चढ़ा लेता है ना, अपन खाना एक दिन का खाना एक दिन में खा सकते हैं, 1 महीने का खाना अपन एक दिन में नहीं खा सकते। तो प्यारे बच्चों ऑल द बेस्ट। कुल मिलाकर के आप रेगुलर स्टडी कीजिए और जो रेगुलर चलते हैं, निरंतर चलते हैं, उनको जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है बेटे, थैंक यू। ओके क्लास।